हमारे पास जो रिपोजिटरी है हमारी, उसके अंदर फास्ट एपीआई वाला स्टेप हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ रीडमी फाइल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है जो हम वन बाय वन फॉलो करेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे नेविगेट करके तो इसको देख सकते हैं, कोड भी कॉपी कर सकते हैं जो हमें चाहिए होगा। सही है। तो अच्छा, लास्ट हमने जो जितनी भी कन्वर्सेशन की है लास्ट क्लास के अंदर, वो सारी थी राउटिंग के अंदर के एक फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कैसे बैक एंड तक जाती है और उसमें हम राउटिंग कैसे यूज़ करते हैं, राउटिंग का क्या मकसद है और राउट पे रिक्वेस्ट कैसे हम राउट के थ्रू हैंडल करते हैं। उस पर हमारी टेक्निकली सारी डिस्कशन जो है वो चल रही थी। उसी को ही हमने आगे आज बढ़ाना है, क्योंकि जो हमारी फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट जा रही थी, अगर हम अपनी डायग्राम वो दोबारा देखें, यहाँ पे तो हम फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट भेज रहे थे। तो हमने बोला था कि रिक्वेस्ट का जो मेन मकसद है कि वो हमारा वो कोड चलाना है जो हम फ्रंट एंड को नहीं देना चाहते, सिक्योर रखना चाहते हैं। लेकिन वो कोड चलाने के लिए डेफिनेटली कोई इनपुट डाटा भी रिक्वायर्ड हो सकता है। अब फ्रंट एंड फिर बैक एंड को इनपुट डाटा, जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो इनपुट करेगा ताकि हम उस पर प्रोसेसिंग कर सकें, और बैक एंड ने डाटा रिस्पॉन्स देना है। अच्छा, जो बैक एंड का रिस्पॉन्स है वो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता है, उसको हम जेसन बेस्ड रिस्पॉन्स कहेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई ऐसी एपीआई जिसकी रिटर्न टाइप जेसन हो या रिटर्न जो वैल्यूज़ कर रहा है वो डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है, ऐसी एपीआईज को हम रेस्ट एपीआईज बोलते हैं। अगर पूछे आपको कि एपीआई और वर्सेस रेस्ट एपीआई में क्या फ़र्क है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी एपीआई जिसका रिस्पॉन्स जेसन में आता है उसको हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स आना यानी बैकएंड से फ्रंट एंड को जो डाटा आएगा वो स्टैंडर्ड ही रिस्पॉन्स है, उसको हम जेसन बेस्ड रिस्पॉन्स भेजेंगे रिटर्न में, क्योंकि हम रेस्ट एपीआईज बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन फ्रंट एंड बैक एंड को जो डाटा दे रहा है उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। यानी देखो ना, हमने बैकएंड पे एक कोड लिखा, फंक्शन लिखा जिसको कॉल करना है। अब वो कॉल फंक्शन कर रहा है तो बैकएंड को हो सकता है डाटा रिक्वायर्ड हो, तो फ्रंट एंड ने डाटा भेजना है और एक बैकएंड ने डाटा फ्रंट एंड को भेजना है। तो जो बैकएंड डाटा फ्रंट एंड को देता है उसका तो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई लिख रहे हैं और वो जेसन होगा। सही है। तो लेकिन जो हमारा फ्रंट एंड से डाटा जाता है वो उसके मल्टीपल ऑप्शंस यानी मल्टीपल वेज हैं फ्रंट एंड से बैकएंड को डाटा देने के, एक से ज़्यादा तरीके हैं। तो उन तरीकों को हमने आज देखना है। रिस्पॉन्स तो हमने देखा ही हुआ है, हम रिटर्न लिखते हैं वो रिस्पॉन्स आ जाता है टेक्निकली, तो उसको जितना मर्जी हम कम्प्लिकेट कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। लिस्ट कोई रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अगर हम करके भी देखें तो अगर हम फास्ट एपीआई का बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो हम कैसे बनाएंगे कि उस फंक्शन को कॉल करके एक एपीआई बन जाएगी, और एपीआई के बाद जो है वो उस पर हम गेट की रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं मैसेज। अच्छा, ये अभी वैसे डेफिनेशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ये एक्चुअली हमारे पास कोड जो है वो बनता है। फॉरवर्ड स्लैश ये एक राउट बना दिया, उसके बाद रिस्पॉन्स। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसको हमने इसी तरह डिक्शनरी सेंड करना है, क्योंकि जहाँ से हम डिक्शनरी सेंड करते हैं तो वो हमारा जेसन कंसीडर होता है। जब हम इसको रन करेंगे, हम रन करें, तो रन करने का क्या तरीका, हम टर्मिनल ओपन करेंगे, फाइल का पाथ कॉपी करेंगे और पोएट्री रन यूविकॉन फाइल पाथ --- रीलोड भी आएगा, और उससे पहले .py को हम क्या कर देंगे कोलन ऐप, और फॉरवर्ड स्लैश को डॉट से शिफ्ट कर लेंगे। तो हिट करेंगे तो हमारे पास ये सर्वर चल जाएगा। तो अगर हम इसी सर्वर को रिस्पॉन्स भेजते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हमने क्या पाथ डिफाइन किया है, फॉरवर्ड स्लैश रूट वाला पाथ है। तो हम ये सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश भेजेंगे इसको, जिस पे हमने रिक्वेस्ट करनी है, और टाइप हमारी कौन सी होगी, गेट होगी। तो हमें ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये जेसन रिस्पॉन्स है। अगर किसी एपीआई का रिस्पॉन्स ऐसे जेसन में आए तो उसको हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं,
तो हम जो APIs बनाएंगे वो सारी REST APIs ही होंगी। अच्छा, और भी किस्म है APIs की, लाइक हम कोई फाइल भी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न HTML फाइल, रिटर्न PDF फाइल, रिटर्न वर्ड फाइल, कुछ भी फाइल रिटर्न कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स भेजा जा सकता है, लेकिन हम एक ही स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भेजेंगे विच इज़ JSON रिस्पॉन्स, यानी डिक्शनरी रिटर्न करेंगे। अच्छा, इसकी अब चाहे आपने अभी हमने एक ही की भेजी है, ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही की भेजनी है, आप यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। जैसे आपने मैसेज भेजा, आप यहाँ पे स्टेटस भेज दें, ओके, आप यहाँ से एरर भेज दें, तो यहाँ से यानी कहने का मकसद यह है कि ये जो रिटर्न आ रहा है जरूरी एक की भेजनी, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ से ये करके सेव किया, दोबारा हिट करते हैं तो वो कीज़ आने लग जाएंगी। अब उसके बाद भी अगर मैंने कोई डाटा भेजना है, लेकिन डाटा की कोई लिस्ट भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डाटा और उसके आगे मैं लिस्ट भेज दूँगा। और लिस्ट के अंदर मेरे पास जो है वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई 1 2 3 4 या कुछ भी आपने ऐसा भेजना है तो आप सेंड कर सकते हैं। तो अब ये लिस्ट भी मेरे पास जो है वो रिटर्न हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो बैकएंड ने जो फ्रंट एंड को डाटा देना है उसमें तो मसला ही नहीं है कि आप डिक्शनरी सेंड करते हैं उसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, उसमें कीज़ इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें किसी भी टाइप का डाटा रिटर्न कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और ना ही कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं। लेकिन हम नॉर्मली एक स्टैंडर्ड तरीकाकार रखते हैं, और वो तरीकाकार क्या है कि हम ये 3 कीज़ नॉर्मली रखते हैं, डाटा, मैसेज और स्टेटस। ऑलवेज जो भी आपने डाटा भेजना है वो डाटा में आना चाहिए, यानी बैकएंड ने जो भी फ्रंट एंड को डाटा देना है वो डाटा की की में आना चाहिए। यानी हमारी हर API का रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या, उसमें 3 कीज़ ही होनी चाहिए बस। कौन कौन सी? डाटा, मैसेज और स्टेटस। अच्छा, डाटा में जो भी बैकएंड ने फ्रंट एंड को डाटा देना है वो डाटा, अब जरूरी नहीं कि मैंने लिस्ट बनाई है लिस्ट ही होगी, ये कोई डिक्शनरी भी हो सकती है, ये कोई लिस्ट हो सकती है, ये कुछ जो भी आपने डाटा बैकएंड ने फ्रंट एंड को देना है वो हो सकता है। जस्ट लाइक अगर हम यूज़र की कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो हम उसमें डाल देंगे मे बी ईमेल, यूज़र की कोई ईमेल होगी, abc@ ईमेल भेज दिया आपने, उसका फ़ोन नंबर भेजना है तो उसका फ़ोन नंबर हो जाएगा फ़ोन। तो इस तरह का जितना भी हम कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें वो डाटा को हम कर सकते हैं, यानी जो भी आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है वो डाटा में आनी चाहिए। अच्छा, मैसेज के अंदर मैसेज जो है वो उस केस में हम भेजेंगे अगर हमारी API जो है वो सक्सेसफुली डन नहीं होती। जैसे अब स्टेटस ओके है तो 2 ये कीज़ इनफ है, डाटा और स्टेटस। स्टेटस की बेस पे फ्रंट एंड अंदाज़ा लगा लेता है कि स्टेटस सही आया या नहीं। अगर तो स्टेटस ओके आ रहा है तो इसका मतलब हर चीज़ परफेक्ट हैपन हुई है। अब लेट्स सपोज स्टेटस हमारा हो गया एरर, क्या हो गया? एरर। तो इसका मतलब क्या कि कोई एरर आया, ऐसे ही है। अच्छा, अब एरर आया तो फिर डाटा तो नहीं आएगा, उस केस में डाटा नहीं आएगा। तो अगर डाटा नहीं आएगा तो एरर के केस में फिर डाटा एम्प्टी आ जाएगा कि डाटा नहीं आया। अगर ये डिक्शनरी आनी थी तो ये डिक्शनरी एम्प्टी आ जाएगी कि डाटा नहीं आया, और एरर आया, और एरर के केस में क्या एरर आया वो मैसेज में आना चाहिए, जो भी एरर आया। तो इससे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स हम जनरेट कर पाएंगे। यानी आपकी API के अंदर हमेशा आपने 3 कीज़ रखनी है। अगर तो स्टेटस ओके है तो डाटा और स्टेटस, अगर स्टेटस ओके नहीं है तो डाटा, स्टेटस और मैसेज। कि अगर एरर आया तो मैसेज क्या इन्वोक करना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब कोई चीज़ ठीक नहीं चलती है तो ऊपर टोस्ट आता है, उस पर लिखा होता है रीज़न कि ठीक चीज़ क्यों नहीं चली। वो फ्रंट एंड कहाँ से लेता है, वो जो टोस्ट आता है उसमें कैसे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है जो आप यहाँ से मैसेज रिटर्न करते हो, सही है। तो इसका हम नॉर्मली ऐसे कोड करते हैं इसको कि हम कोई कोड लिखते हैं यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट के अंदर, अगर to चीज ठीक चल रही है तो इसका मतलब ट्राई चलेगा, अगर कोई एरर आता है तो मतलब एक्सेप्शन आ रही है। अब अगर एक्सेप्शन आई है, अगर तो एरर आया तो एरर आ जाएगा, यहां से हम एरर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एरर
लेकिन अब अकेला एरर रिटर्न नहीं करना, और क्या क्या रिटर्न करना है। हम एरर के अंदर या मैसेज में एरर डाल सकते हैं कि एरर एक्चुअली आया क्या है। एरर आ गया, स्टेटस डाल सकते हैं। स्टेटस के नॉर्मली स्टेटस की हम 500 या ऐसा भी रख सकते हैं, या और साथ में डाटा जो है वो भी भेजेंगे, लेकिन डाटा इस वक्त क्या होगा, नन होगा, डाटा कोई भी नहीं है क्योंकि एरर आ गया है ना, इस वजह से। अच्छा, अब अगर रिस्पॉन्स ओके, एरर नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे। कौन कौन सी चीज़ें, मैसेज तो नहीं होगा उस केस में, स्टेटस सक्सेस आ जाएगा और डाटा के अंदर हमारा एक्चुअल डाटा आ जाएगा, उसमें भी ईमेल है, नेम है, एज है, इस तरह का डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो इससे हमें स्टेटस से वो चेक लगा लेगा, अगर स्टेटस सक्सेस आ रहा है या ओके आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये डाटा आया होगा। अगर स्टेटस ठीक नहीं है, स्टेटस में एरर आया है, तो उस एरर का मैसेज क्या है, एरर मैसेज क्या है, वो एरर मैसेज जो भी एरर आया वो हम उसको भेज देंगे और डाटा के अंदर नन भेज देंगे। तो अगर आपके पास ओके चल रहा है तो अब सक्सेस आया क्योंकि कोई भी एरर नहीं आया। अब अगर हम उसमें कोई एरर प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे अब इसमें कोई हम एक जानबूझ के एरर हमने डाल दिए, ठीक है, वो गलत कोई चीज़ लिख दी है, तो अगर हम ऐसा कोई एरर डाल देंगे तो वो क्या कहेगा फिर, एरर स्टेटस क्या है, एरर, डाटा क्या है, नल, मैसेज क्या है, SDF इज नॉट डिफाइंड। जो भी एक्चुअल एरर आया वो एरर हमने फ्रंट एंड को भेज दिया। अब ये एरर हमें कैसे पता लगा है, पाइथन के अंदर हमारे पास ट्राई कैच या ट्राई एक्सेप्शन की ऐसा कोड जिसमें हमें लग रहा हो कि एरर आने के चांसेस हैं, उसको हमेशा ट्राई एक्सेप्ट में लिखते हैं, और एक्सेप्शन को हम कैच कर सकते हैं एक्सेप्शन की क्लास, एक्सेप्शन एज ई, और उसको हमने स्ट्रिंगिफाई करके रिटर्न कर दिया। तो हमेशा आपने ये लाइन हमेशा हमने लिखनी है हर, क्योंकि जब एपीआई का कोड हम कर रहे होते हैं या फंक्शन एपीआई का लिख रहे होते हैं, वो डाटा फ्रंट एंड से आना है, समझ रहे हो, डाटा किसी और पे डिपेंड करता है, समटाइम वो आएगा समटाइम नहीं आएगा, एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम हमेशा उसको ट्राई एक्सेप्ट में लिखते हैं, ताकि अगर कोई भी एरर आए तो बैकएंड से डाटा फ्रंट एंड को ना जाए और एरर जाए, समझ रहे हो। और अगर एरर नहीं आता तो फिर एक्चुअल डाटा जाए, सही है। तो इसलिए हम हमेशा ये वाला कोड लिखते हैं, ट्राई और एक्सेप्शन वाला। तो हमारा अब एपीआई का रिस्पॉन्स ये स्टैंडर्ड रहेगा। अब डेफिनेटली मैंने अभी ये रिस्पॉन्स हार्ड कोडेड, ये एरर वाला तो रिस्पॉन्स ऐसे ही जाएगा, ये तो हमेशा हम इसी तरह ही यूज़ करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये वाला चेंज हमारा होगा कैसे, यहाँ पे हम डेफिनेटली कोई ना कोई काम करेंगे, इधर कोई डाटाबेस से कोड करेंगे, कोई डाटाबेस से बात करेंगे, कोई डाटा हमारे पास तो नहीं है ना, कोई डाटा पे मैनिपुलेशंस करेंगे, जो भी आंसर जनरेट होगा वो चीज़ रिटर्न होगी फिर। लेकिन रिस्पॉन्स हमारा एक्चुअली रिस्पॉन्स की जो टाइप है वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ताकि फ्रंट एंड से हमेशा डाटा कंसिस्टेंट जाए बैकएंड को, सही, बैकएंड से फ्रंट एंड को डाटा हमेशा कंसिस्टेंट जाए, क्योंकि फ्रंट एंड का डेवलपर जो है उसको पता हो कि हर एपीआई के अंदर मुझे ये 2-3 चीज़ें तो लाजमी आएंगी, उसकी बेस पे वो अपनी फ्रंट एंड की लॉजिक्स बिल्ड कर सकता है। वो तो नॉर्मली हम इधर कोई फाइल अगर है हमारे पास तो हम उस फाइल का जो भी नाम रखें, जैसे फाइल URI या कुछ भी ऐसा, वो इधर URL भेज देंगे उसका। अच्छा, हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, फोटो, वो अक्सर हमारे पास URL होता है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, कोई भी पिक्चर देखते हैं, यूज़र फोटो, जैसे अभी कोई पिक्चर है तो इसको हमने इसकी कॉपी इमेज, कॉपी लिंक एड्रेस, ये यानी इस तरह का एक हमारे पास URL बन गया है ये। वैसे तो या हम अनसरप्राइज से ले लेते हैं, जैसे एक ये फोटो है तो इसका URL हमें मिल जाएगा, ये इसका URL है इस फोटो का ना पूरा, तो ये हम फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंट एंड को रिटर्न कर देगा इस फॉर्मेट में, मे बी
प्रोफाइल फोटो प्रोफाइल यूआरएल और उसके बाद यहाँ पे उसका पाथ आ जाएगा। समझ रहे? तो ये अब डेफिनेटली ये ऑटोमेटिकली अभी तो हमने कॉपी पेस्ट किया है तो ये हम जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो उसकी बेस पे हम रखेंगे। तो अब अगर हम ये रिटर्न करेंगे और कोई एरर नहीं आता है तो हमें डेफिनेटली रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो सक्सेस रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। सही? तो ये चीज़ जो है वो हमें समझ आ गई। मतलब एपीआईज नॉर्मली देखो हमारा जो काम है वो ज़्यादा रेस्ट एपीआई से है। नॉर्मली जो है ना वो एपीआईज ऐसी भी होती हैं जो कंटेंट रिटर्न करती हैं, जैसे एचटीएमएल की फ़ाइल रिटर्न करती हैं या यानी जो वेब बेस्ड सर्विंग करती हैं, और कुछ जो हैं वो स्टैटिक फाइल्स रिटर्न करती हैं और डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, बट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियोज। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा काम है वो हमने करना है रेस्ट एपीआईज के साथ ही ना, कि हमने हर चीज़ को एज एन की ही रिटर्न करना है। तो फिर वो फ्रंट एंड की लॉजिक होगी कि उसको वो कैसे उस डाटा को यूज़ करता है, उसमें हमारा जो है वो इतना कंसर्न नहीं होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है इतनी बात समझ आ गई कि हमें कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको, कि फ्रंट एंड जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। अब हम हमेशा उसको कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स ही भेजेंगे, डाटा स्टेटस और मैसेज। अगर जो है एरर आता है तो मैसेज जाएगा, अगर नहीं एरर आ रहा तो अगर स्टिल आपने मैसेज भेजना है उसको सक्सेस की रिस्पॉन्स में भी भेज सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है वो मैसेज आपका डाटा रिसीव हो गया है, कुछ भी, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर तो स्टेटस डाटा आ रहा है तो वो शो कर देगा, अगर नहीं आ रहा, स्टेटस ओके नहीं है या सक्सेस नहीं है, तो हम एरर भेज सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें रिस्पॉन्स को स्टैंडर्डाइज करना होता है और वो एक ही सिंगल रिस्पॉन्स है, इसके अंदर हम जितना भी कॉम्प्लिकेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे एज है, उसके बाद अगर हम कोई लिस्ट रिटर्न करना चाहें यहाँ से, मे बी लिस्ट में क्या ऐसी चीज़ हो सकती है, उसके एड्रेस मल्टीपल हो सकते हैं। एक रिटेन मतलब अब इसके अंदर मजीद कोई डिक्शनरी डाल सकते हैं, तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपने रिस्पॉन्स करना है वो कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो। तो डाटा जो है वो फ्रंट एंड से बैकएंड से फ्रंट एंड को लेके आने का कोई खास मसला नहीं है। देखिए अब हमें सिनेरियो डिस्कस करना है कि डाटा जो है वो फ्रंट एंड से बैकएंड को कैसे आएगा। ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। बैकएंड से फ्रंट एंड को तो आ रहा है, फ्रंट एंड से बैकएंड को कैसा हम डाटा रिसीव कैसे करेंगे। अच्छा, उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं कि किस किस तरह से हम डाटा फ्रंट एंड से रिसीव कर सकते हैं। पहली टाइप जो है वो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिख दी है आपको वन बाय वन। पहली टाइप है हमारे पास पाथ पैरामीटर, कि हम पाथ की मदद से डाटा जो है वो फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, उसका सिंटैक्स क्या है, आप एक वेरिएबल मतलब आप ये करली ब्रेसेस यूज़ करके एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल के अंदर आपको ऑटोमेटिकली जो भी डाटा फ्रंट एंड बैक एंड को भेजेगा वो रिसीव हो जाएगा। उस रिसीव हुए हुए डाटा को आप यूज़ करके या बैक एंड फ्रंट जो डाटा है वही वापस भेज दें, जो भी आपने काम करना है वो कर सकते हैं। जी हाँ जी, सेकंड है पाथ पैरामीटर्स, वो तो बेसिक है राउट कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, पाथ पैरामीटर और पाथ पैरामीटर के अंदर जो है हम इसको कैसे रिसीव करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये राउट बनाया हुआ है, सपोज फॉरवर्ड स्लैश, इसके आगे हम इसको फॉरवर्ड स्लैश यूज़र कर लेते हैं कि ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़र का राउट है, ठीक है। तो अब ये तो नॉर्मल मेरे पास राउट है ना, इस पर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ फॉरवर्ड स्लैश यूज़र की मदद से, और इससे जो है वो मुझे रिस्पॉन्स जो है वो आ सकता है, ये मिल जाएगा। अब इस फॉरवर्ड स्लैश यूज़र के अंदर फ्रंट एंड मुझे डाटा पाथ पैरामीटर के थ्रू भेज सकता है, लेकिन उसका एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है कि उसके अंदर मुझे ये करली ब्रेस एक और फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद कोई भी वेरिएबल आप लगा सकते हो। जैसे आप मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉरवर्ड स्लैश करली ब्रेसेस और उसमें मैंने आईडी लगा दी, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है कि ये जो यूजर के बाद फ्रंट एंड से डाटा आ सकता है और वो कोई भी डाटा हो सकता है, मैंने उसको एज एन वेरिएबल आईडी में रिसीव करना है और वो मुझे यहाँ पे डाटा मिल जाएगा और उसकी टाइप जो है वो अभी मैं डिफाइन नहीं करता। सेम चीज जो आपने यहाँ पे रिसीव की है वही फंक्शन के अंदर भी आप जो चीज राउट में मिल रही है वही हमने फंक्शन में भी रिसीव पास कर दी है एज एन पैरामीटर। देखो ना, एक फंक्शन कॉल होना है तो फ्रंट एंड से जो भी डाटा आएगा मुझे पैरामीटर के थ्रू ही आ सकता है, तो वो मैंने आईडी का पैरामीटर डिफाइन कर दिया, वही मैंने राउट में भी डिफाइन कर दिया कर्ली ब्रेसेस डाल के। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ, इसको डेटाबेस में सेव भी कर सकता हूँ या जो भी आपने इसके साथ करना है, और उसी चीज को मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ यहाँ पे आईडी के सूरत में। एक नई की मैंने आईडी बना दी, उसको मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके यूजर को हिट करता हूँ तो वो मुझे बोल रहा है नॉट फाउंड। वो नॉट फाउंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये वाला राउट अब फाइंड नहीं हो रहा, यानी फॉरवर्ड स्लैश यूजर कोई राउट नहीं है, इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपको कोई और डाटा भी पास करना है और वो डाटा एक आईडी कंसीडर होगी और वही आईडी आपको वापस आईडी के सूरत में रिसीव होगी। तो इस तरीका कार को कि फ्रंट एंड ने बैक एंड को डाटा भेजना है थ्रू पाथ पैरामीटर, यानी राउट के आगे ही एक आप डाटा भेज सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के। इस तरीकाकार को हम क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर्स के पाथ के थ्रू आप डाटा जो है वो भेज सकते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड को। अब टेक्निकली इसमें आप बहुत ज्यादा डाटा तो नहीं भेज सकते, कोई आईडी भेज सकते हैं, आप कोई ऐसी चीज भेज सकते हैं जो एक ही सिंगुलर चीज है। आपके पास कोई 10-15 कॉन्टेक्ट फॉर्म का 10-15 फील्ड्स का डाटा है, वो तो इस तरीके से नहीं जा सकता ना। तो इस तरीके में तो कोई एक सिंगल वैल्यू जा सकती है। जैसे आप यहाँ पे 1 भेज दें तो वो 1 आ जाएगा, मुझे यहां से आप 2 भेजेंगे तो 2 रिटर्न आ जाएगा। तो जो आप भेजेंगे एक्चुअली इसका मतलब है कि वो मुझे फास्ट एपीआई के अंदर भी मिल रहा है। तो अगर आपने फ्रंट एंड से बैक एंड को डाटा भेजना है तो एक तरीका आपके पास कौन सा है, थ्रू पाथ पैरामीटर। पाथ का मतलब क्या होता है, आप एक राउट डिफाइन करते हैं, उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश के करके उस राउट के आगे एक डायनामिक पाथ डिफाइन करते हैं, उसके अंदर आप डाटा जो है फ्रंट एंड से बैक एंड को भेज सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपने एक ही वैल्यू भेज सकते हैं, आप मल्टीपल भी भेज सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा, उसके आगे फिर आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसमें फिर एक नई चीज लगा देंगे जैसे नेम, आईडी नेम। अब दूसरे पैरामीटर में मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, नेम। अब तीसरा पैरामीटर भेजना है तो तीसरे पैरामीटर में एक और फॉरवर्ड स्लैश लगा के वो वैल्यू आप भेज सकते हैं। तो अब अगर मैंने इसको देखना है तो ये कैसे आ रहा है, यहां पे अगर इसको अगर हमने फिगर आउट करना है तो अब अगर मैं ये बोलूंगा तो वो नॉट फाउंड बोलेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको कितने पाथ पैरामीटर चाहिए, 2। पहले वाला पाथ तो फिक्स है, यूजर ही रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये डायनामिक है ये पाथ, क्योंकि 2, 3 कुछ भी पास कर सकता हूं। उसके बाद मैंने नेम पास करना है, वो भी मैं कुछ भी पास कर सकता हूं। जैसे मैंने नवीद पास किया, नवीद आ जाएगा। मैं आईडी पास कर देता हूं 5 और नेम पास कर देता हूं अली, तो वो वाला डाटा मुझे यहां पे रिटर्न हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब मैंने एज भी पास करनी है, फिर क्या करें, एक और डायनामिक कर लें। तो जितने पैरामीटर आप डिफाइन करते जाएंगे उतने पैरामीटर क्या होते जाएंगे, डायनामिक होते जाएंगे, और उतने पैरामीटर्स के अंदर आप अपनी वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो इस तरीका कार को कि आप फ्रंट एंड से डाटा थ्रू यूआरएल के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा के लेने को हम क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर। अच्छा, इसमें एक और टेक्निक भी है कि आपने एक यूजर को हार्ड कोड किया हुआ है, उसके बाद आपने आईडी को डायनामिक किया कि कुछ भी हो सकती है, उसके बाद आपने फिर नेम को भी डिफाइन किया कुछ भी। अब इसके दौरान आप एक फिक्स वैल्यू डाल सकते हैं, मे बी माय यूजर आईडी माय नेम। अब ये माय जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने इसको यहां पे क्या लिखा है, फिक्स लिख दिया है, फिक्स स्ट्रिंग है, पाथ के अंदर डिफाइन कर दिया। लेकिन ये पाथ 2 वैल्यूज इसमें क्या है, डायनामिक है। तो अगर हम इसको दोबारा ट्राई करें यहां पे, तो अब वो क्या बोलेगा कि सेव नहीं की। अब जैसे मैंने इसको सेव किया है, मैं हिट करूंगा तो वो नॉट फाउंड बोलेगा। क्यों? क्योंकि अब इस पाथ के अंदर यूजर 5 उसके बाद क्या आना चाहिए, माय, वो फिक्स होना चाहिए, और उसके बाद क्या आ सकता है,
नेम आ सकता है, वो कुछ भी। तो अब ये चल रहा है, बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप जितना भी, हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि नेस्टेड में पाथ हो सकता है, मतलब जितना मर्जी नेस्टेड पाथ के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ डायनामिक हिस्सा भी हो सकता है, यानी हम अपनी मर्जी से फ्रंट एंड से कोई भी डाटा भेजना चाहें तो थ्रू पाथ पैरामीटर भेज सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। तो यहां तक किसी को कन्फ्यूजन के पाथ पैरामीटर किसे बोलते हैं कि जो यूआरएल होता है ना, जो राउट होता है, उसी राउट के अंदर ही आप डाटा भी पास कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक एंड को, तो वो हमारा पाथ पैरामीटर कहलाता है। सही है? और पाथ पैरामीटर जितना मर्जी नेस्टेड जाना चाहें तो जा सकते हैं, जितने मर्जी डायनामिक वैल्यूज भेजना चाहें तो हम भेज सकते हैं, बीच बीच में उसमें फिक्स वैल्यू भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और इसको रिसीव करने का तरीका क्या है, यहां पे जितने जो जो पाथ आपने डायनामिक करना है उसके अगेंस्ट करली ब्रेसेस, उसमें वेरिएबल का नाम, और वही वेरिएबल का नाम आपने फंक्शन के अंदर भी पास करना है। तो होगा ये कि जो इसमें वैल्यू आएगी वो इस पैरामीटर में आ जाएगी, जो इसमें वैल्यू आएगी वो दूसरे पैरामीटर में आ जाएगी, जो तीसरे में आएगी वो तीसरे पैरामीटर में आ जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड से बैक एंड को डाटा भेज सकते हैं। लेकिन ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, उसकी रीजन ये है कि मेरे 50 इनपुट्स भेजनी है फ्रंट एंड से, तो 50 इस तरह तो नहीं भेज सकते ना, ये तो मतलब पाथ के अंदर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। और दूसरा ये है कि सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि यूआरएल के साथ डाटा जा रहा है ना, तो सिक्योर भी नहीं है। तो यूआरएल किसी को देंगे साथ में डाटा भी उसको नजर है, जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है तो वो हम पाथ पैरामीटर में तो भेजेंगे तो रिस्की है ना, तो वो हम इस तरह नहीं भेज सकते, डाटा सेफ नहीं रहेगा। यूआरएल के अंदर आ रहा है ना, यूआरएल में डाटा इतना सेफ नहीं होता, क्योंकि यूआरएल तो साथ में रिक्वेस्ट के जा रहा है, तो कोई भी हैकर उसको देख सकता है कि क्या डाटा है। तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा डाटा होता है जो जैसे यूजर आईडी होती है, उसमें क्या सिक्योरिटी मैटर करती है, कुछ भी नहीं, तो उसमें फिर हम पाथ पैरामीटर के थ्रू भी डाटा रिसीव करके उसको हैंडल करते हैं। लेकिन एक तरीका है डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड को रिसीव करने का, सही है? बैक एंड ने डाटा फ्रंट एंड को देना है, फिर वो तो स्टैंडर्ड ही है ना, रेस्ट एपीआई है, जेसन रिटर्न करनी है, डिक्शनरी रिटर्न करनी है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे रिटर्न करते हैं। रिटर्न के कीवर्ड के आगे आप डिक्शनरी लगाते हैं, उसमें जितनी भी कीज डिफाइन करना कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट एंड से डाटा रिसीव करने का एक तरीका हमने पाथ पैरामीटर देखा है। इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो नहीं, वो सब कुछ ही स्ट्रिंग में आएगा, फिर आप आगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे पास पाइथन में कन्वर्जन के टूल्स हैं ना, कुछ इंट बनाना है, किसी को स्ट्रिंग बनाना है, जो भी बनाना है वो आप बना सकते हो। सही, वहां से स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा, अब वैसे तो एक और भी इसमें है बाय डिफॉल्ट कि अगर आप चाहें कि ये आईडी ये ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट करके दे दे, तो आप या कौन सी आप टाइप रिटर्न रिसीव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इंट भी लिख सकते हैं। मतलब अब पहले तो ये पाइथन के अंदर वो बाय डिफॉल्ट चेक नहीं करता था ना, कि जो भी टाइप हो चल जाता है। लेकिन अगर आप टाइप डिफाइन कर देंगे इंट, तो अगर वो ऐसा ही डाटा हम फ्रंट एंड से भेज सकते हैं जो इंटीजर में पार्सेबल है। अगर हम ऐसा होगा आएगा तो स्ट्रिंग, लेकिन वो पार्स होके हमें मिल जाएगा आईडी, मतलब हमें खुद से इंट का फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नहीं पास किया, अगर आपने कोई स्ट्रिंग पास कर दी जिसको इंटीजर बनाया ही नहीं जा सकता, तो फिर वो एरर थ्रो करेगा। सही है? जैसा कि अगर हम इसको टेस्ट भी करते हैं तो इसको हम हिट करते हैं, अभी ये आ रहा है क्योंकि हमने 5 जो है वो इंटीजर पास किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे कोई गलत पास कर देंगे तो वो अब एरर थ्रो कर रहा है। एरर में वो क्या कह रहे हैं, इंट पार्सिंग के उसने स्ट्रिंग को इंटीजर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो बना नहीं सका, क्योंकि ये ऐसे सैड ऐसे डी सैड इंटीजर नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप कोई नंबर इंटीजर में भेजते, स्ट्रिंग में भेजते, तो वो उसको पार्स कर लेता और वो हमें दे देता। तो एक्चुअली ये जो हमने काम किया ना कॉलन इंट, इसने हमारे लिए क्या काम किया है, अगर हमने करना हो खुद तो हम ऐसे करें आईडी इंट आईडी। ये जो काम है ना, इस लाइन का अल्टरनेटिव ये है कि आप यहीं पे इंट लिख दें। सही है? तो उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हमें इंटीजर बना के दे देगा। इसी तरह अगर आपने कहना है कि नेम जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, तो यहां पे आप स्ट्रिंग कर दें। अगर स्ट्रिंग नहीं आएगा तो वो एरर थ्रो कर देगा। तो कुछ एरर की जो हैंडलिंग है वो हमें फास्ट एपीआई से ही देखने को मिल जाएगी।
हमें मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी। हम मैनुअली भी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। नेम आएगा, हम चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग है या नहीं, अगर है तो हम एरर रिटर्न कर दें। क्या ख्याल है? इफ लगा के अगर वो नहीं आ रहा तो हम एरर रिटर्न कर दें। तो एक तो ये हमारे पास जो है वो चीज आ गई है। अब टाइप्स कैसे डिफाइन करनी है ये भी समझ आ गया ना हमें। आईडी नेम डिफाइन करना है या आईडी डिफाइन करनी है। एक्सेप्शंस के अंदर हमें वो एक्सेप्शंस आ जाएंगी और डाटा के अंदर हमें वो डाटा आ जाएगा जो भी फ्रंट एंड। अब यहाँ पे कोई कोड हम लिखेंगे जिस पे प्रोसेसिंग होगी, फिर हम रिस्पॉन्स भेजेंगे। लेकिन एक तरीका आपको समझ आ गया है कि हम कैसे फ्रंट एंड से डाटा रिसीव करते हैं बैकएंड के ऊपर, और उसको क्या बोलते हैं? पाथ पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पाथ पैरामीटर। और उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हमने एक्सप्लोर किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है जी क्यूरी पैरामीटर। क्या नेक्स्ट? क्यूरी पैरामीटर। अच्छा, क्यूरी पैरामीटर में क्या है कि हम डाटा क्यूरी की फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, वो डाटा लेने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि आपने की पेयर वैल्यूज के अंदर डाटा डिफाइन करना है। नॉर्मली हम ये कैसे भेजते हैं उसने ऊपर डिफाइन किया है। यहाँ पे आएंगे हम क्यूरी पैरामीटर रिसीव करने के लिए, तो हम ये ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ यूज़र कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमने क्यूरी के लिए क्यू जो है वो डिफाइन कर ली है। सेम चीज वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपके पास कोई सर्च का राउट है तो आप उधर से क्यूरी पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं क्यू के अंदर, और लिमिट और बाकी एलिमेंट भी अगर आप रिसीव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी हमने क्यू पास कर दिया, और उसके अंदर अगर हम इसको हिट करते हैं फ्रंट एंड से, अब ये वाला कोई भी राउट एग्जिस्ट नहीं करता है, यूजर का राउट एग्जिस्ट करता है। अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे तो वो कहेगा कि क्यूरी जो है वो मिसिंग है, एक क्यूरी रिसीव होनी चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए? क्यू। अब ये क्यूरी पास कैसे करते हैं कि हमारे पास जहां पे राउट खत्म होता है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। वहां पे हम अपनी पाथ पास कर सकते हैं। जैसे क्यू हमने वहां से क्यूरी ली है ना, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क और उसके आगे अपनी वैल्यू कोई भी, जैसे व्हाट इज हम एक काम करते हैं कि क्यूरी को रिटर्न भी कर देते हैं यहाँ पे, और इसको फिक्स कर देते हैं, इसको क्यूरी में शिफ्ट कर देते हैं और क्यू यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि क्यूरी जो है वो चल रही है। अच्छा, उसकी टाइप क्यूरी की जो हमने रिसीव किया है क्यू के अंदर वो क्या है? स्ट्रिंग है, ऐसे ही है। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हिट किया, अब क्यूरी के अंदर ये हमें क्या रिसीव हो रहा है? व्हाट इज योर नेम। यानी जो भी हमने क्यूरी में पास किया है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। अब अगर आपने यहाँ पे क्यूरी रखनी है मे बी नेम, और उसमें आपने नेम पास कर दिया, और साथ में आपने अगर एक से ज्यादा क्यूरीज पास करनी है तो फिर कॉमा, कॉमा के बाद दूसरा यहाँ से भी पास कर सकते हैं की पेयर वैल्यूज के अंदर, कि आपने एक क्यूरी पास कर दी है, अगर एक और क्यूरी पास करनी है तो यहाँ पे लिख दें नेम है, आईडी, एंड के साथ वो आईडी डाल देगा। अगर एक और क्यूरी पास करनी है, एक और क्यूरी पास कर दें। जितनी भी क्यूरीज पास करनी है तो हम कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है कि राउट के अंदर / यूजर के बाद क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, और उसके साथ नेम और साथ में आईडी आना जरूरी है। तो नेम के अंदर हमारे पास यूजर नेम आ जाएगा, आईडी के अंदर 2 आ जाएगा। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यूरी पैरामीटर का सिंटेक्स ये होता है, तो अभी क्यूरी पाथ पैरामीटर में क्या था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे / लगा के कोई भी पाथ दे रहे थे, ऐसे है ना, कोई भी आईडी देनी है, मैंने 2 पास करना है, 3 पास करना है।
फिर कोई और डाटा भेजना है, फिर ऐसे ये पाथ पैरामीटर कहला रहा था। क्यूरी पैरामीटर में क्या है कि आपने पाथ के अंदर नहीं, यानी फॉरवर्ड स्लैश के बाद नहीं, जिधर भी आपका यूआरएल खत्म हो जाता है, यानी जहां पे आपका राउट खत्म हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आप अपनी कोई क्यूरी पास कर सकते हैं। जैसे आपने आईडी पास करनी है तो ID2 की पेयर वैल्यू में ID इक्वल टू 2, नेम पास करना है तो एंड बीच में, और उसके बाद नेम आ जाएगा। अगर एक और वैल्यू पास करनी है तो फिर एंड। हाँ, ये या उसमें क्या था कि उसमें आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे जब हम डायनामिक पाथ पास कर रहे थे पाथ पैरामीटर में, तो हम कुछ भी डिफाइन कर सकते थे इधर। लेकिन अभी अगर मुझे मैंने यहाँ से आईडी भेजी है तो मुझे यहाँ पे रिसीव भी क्या करनी पड़ेगी, आईडी रिसीव करनी पड़ेगी, फिक्स करना है। अगर आपने यहाँ से नेम भेजना है तो यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, पैरामीटर में नेम होना चाहिए, तो वो फिक्स होना जरूरी है। लेकिन यहाँ अगर एक चीज नोटिस की होगी, जब हम क्यूरी पैरामीटर भेजते हैं तो क्यूरी पैरामीटर के केस में हमें यहाँ पे वैल्यूज भेजने की जरूरत है नहीं, यानी हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जैसे पहले कर रहे थे, पाथ पैरामीटर के केस में कर रहे थे ना, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आईडी इस तरह कर रहे थे हम। लेकिन अभी हम ऐसे नहीं कर रहे, सही। तो अभी हम क्यूरी पैरामीटर की शक्ल में इस तरह से हम चल रहे हैं। उसके अलावा जो है अब हमने कौन कौन सी इस यूआरएल को अगर देखें तो इसमें हमने कितनी चीजें पास की हैं, आईडी, नेम और एज। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे आईडी जो है वो स्ट्रिंग होगी, नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा, एज जो है वो इंटीजर होगी, और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, क्यूरी पैरामीटर कि हमने क्यूरी में पास करने हैं। तो क्यूरी पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इतना हिट करता हूं तो वो एरर देगा। क्या एरर दे रहा है, एज वो कह रहा है नहीं है, क्योंकि हमने यहां से नेम और आईडी तो पास किया लेकिन एज पास नहीं की। तो अब हम एज भी पास करेंगे, एज पास करते हैं लेकिन वो स्ट्रिंग पास करते हैं तो फिर भी एरर आएगा। क्यों, एज वहां पे डिफाइन की है कि स्ट्रिंग आएगी, लेकिन यहां से क्या पास कर दिए, इंटीजर, सॉरी यहां से स्ट्रिंग पास कर दिया, ली वहां से इंटीजर है, तो इसको भी हमें इंटीजर करना पड़ेगा। ये अलबत्ता स्ट्रिंग हो सकती है क्योंकि हमने आईडी को स्ट्रिंग डिफाइन किए। तो यहां पे अच्छा, रिटर्न में हमने क्या डिफाइन किया है, क्यू की जगह पे यहाँ पे हम नेम ही कर देते हैं, और आईडी में आईडी आ जाएगी, नेम में जो भी फ्रंट एंड से नेम में आएगा, और एज में जो भी एज आएगी फ्रंट एंड से। तो ये 3 वेरिएबल मैंने ले लिए हैं जो फ्रंट एंड से आएंगे, और तीनों वेरिएबल को मैंने रिस्पॉन्स के अंदर भी डाल दिया। टेक्निकली तो ये जो डाटा आता है इसको हम कहीं पे सेव करेंगे डाटाबेस में, या इस पर कोई और ऑपरेशन लगाएंगे, या इस डाटा की बेस पे हम कोई एआई को कॉल करेंगे कि यूजर क्या डिमांड कर रहा है, यूजर की क्या क्वेश्चन है या क्या क्यूरी है। लेकिन अभी के लिए मैं उसी डाटा को रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि जो हम भेज रहे हैं वो वापस भी आ रहा है। तो अगर हम इसको हिट करेंगे तो हमें यहाँ पे आईडी में वही आईडी आ गई जो मैंने पास की थी, नेम में वो नेम आ गया जो यहाँ पे सेंड किया था, और एज के अंदर वो एज आ गई जो मैंने यहाँ पे सेंड की थी। अगर हम इसकी वैल्यूज को चेंज करते हैं तो उसी तरह चेंज वैल्यू मेरे पास आ रही है। इसका मतलब है जो डाटा मैं भेज रहा हूँ वो डाटा मुझे रिस्पॉन्स में आ रहा है। तो हो ये रहा है कि वो मेरा फंक्शन चलता है, फंक्शन के पैरामीटर में मुझे क्यूरीज मिल जाती हैं, उन क्यूरीज को लेके मैंने रिस्पॉन्स के अंदर रिटर्न कर दिया है, फंक्शन के रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया ना, तो वो चीज़ें उस तरह से चलने लग जाएं। तो इस तरह की अगर हम क्वेश्चन के बाद की पेयर वैल्यूज में, यानी इस वाले सिंटैक्स में भेजें, राउट के बाद की पेयर वैल्यूज के फॉर्मेट में भेजें और उसके दरम्यान में एंड लगाएं, तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स। और अगर हम पाथ के अंदर फॉरवर्ड स्लैश की मदद से ही डाटा भेजें तो उसको क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर्स। तो अक्सर आपने जब हम कोई गूगल सर्च या कुछ भी ऐसा करते हैं तो यूआरएल्स के अंदर अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये पाथ पैरामीटर यूज हो रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि फोटोज फिक्स पाथ है लेकिन ये वाला पाथ जो है वो चेंज होता रहता है, इसी तरह ही है ना। लेकिन अगर हम इसका कुछ और चीजें करें, यहाँ से ये भी पाथ पैरामीटर से ही चला रहा है वैसे,
कोई क्यूरी गूगल पे आ जाएगी वैसे नहीं। अब ये जैसे एक ये पाथ है, अगर हम इसको देखते हैं जो ये फोल्डर वाला पाथ था, तो इसको अगर हम देखें तो इस पाथ में देखें ये तो राउट है, लेकिन इसके बाद ये क्या है, क्यूरी पैरामीटर, क्वेश्चन मार्क के बाद। अब उसने जितनी चीजें डाली हैं देखो, क्वेश्चन मार्क, क्यूरी पास कर दी, फिर ये भी क्या है, एक क्यूरी पैरामीटर है, ये यूजर ओके भी क्यूरी पैरामीटर है, तो यहाँ पे उसने मल्टीपल क्यूरी पैरामीटर पास किए। तो ये काफी लंबा राउट है जिसमें काफी चीजें जो हैं वो शामिल है, और ज्यादातर क्यूरी पैरामीटर जा रहे हैं इसके अंदर। देखो ये एंड लग रहा है ना, हर एंड के बाद क्यूरी पैरामीटर पास हो रहे हैं इसमें, जैसे VSSID ये की का नाम है, और ये यहां से लेके इतनी इसकी वैल्यू है, तो ये भी, इसको भी क्या बोलते हैं, क्यूरी पैरामीटर। तो अब आप लोग जब भी कोई URL देखेंगे आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पाथ पैरामीटर है और कौन से क्यूरी पैरामीटर्स हैं, क्योंकि आप देख के बता सकते हैं ना, लेकिन ये दोनों ही तरीके जो हैं वो सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरीकों में डाटा जो है वो URL के थ्रू शिफ्ट होता है, लेकिन कुछ पब्लिक डाटा जो है वो हम भेजते हैं। जैसे देखो ये गूगल भी तो क्यूरी पैरामीटर यूज कर रहा है ना, लेकिन वो पब्लिक डाटा है, उसमें वो कर रहा है। लेकिन जो प्राइवेट डाटा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन, जैसे ऐसी इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स, वो हम क्यूरी पैरामीटर या पाथ पैरामीटर के थ्रू नहीं भेजेंगे। समझ आई बात? तो ये चीज जो है हमने इसको फिगर आउट करना है। उसके बाद जो है अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये डिफाइन उसने कर दिया। रिक्वेस्ट के मेथड ये आपको ऑलरेडी भी पता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, ये हमने कल लेक्चर में भी किए थे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो डाटा है ना, ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस डाटा के अंदर ये डाटा पाथ पैरामीटर में भी नहीं आता और क्यूरी में भी नहीं आता, मतलब ये URL के थ्रू नहीं आता। ये डाटा कैसे आता है? फास्ट API अलाउ हैंडलिंग जेसन डाटा इन रिक्वेस्ट बॉडी। ये जेसन की फॉर्मेट, देखो हम भी डाटा जेसन की फॉर्मेट में भेज रहे हैं ना फ्रंट एंड को, तो फ्रंट एंड भी जेसन की फॉर्मेट में बैक एंड को डाटा दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या यूज करना पड़ता है? बॉडी पैरामीटर। अच्छा, बॉडी पैरामीटर में क्या होता है, आप को ये काम करना पड़ता है थोड़ा सा। उस काम में क्या होता है कि आपने एक मॉडल डिफाइन करना होता है, पाइथन की क्लास डिफाइन करनी होती है। वो क्लास डिफाइन करके उसकी मदद से हम डाटा जो है वो फ्रंट एंड से रिसीव कर सकते हैं बॉडी के जेसन फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, वो कैसे होता है उसको हम फिगर आउट अभी कर लेते हैं। आपने एक डिफाइन करना है यहाँ पे नया राउट, चलो डिफाइन कर लेते हैं हम। गेट का नहीं, पोस्ट का राउट, सेम यूजर वाला लेकिन पोस्ट का राउट हमने बना लिया। बना सकते हैं ना सेम, लेकिन उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस फंक्शन के अंदर पहला स्टैंडर्ड काम तो हमें ये करना है, क्या लगाना है? ट्राई कैच लगाना है। अच्छा, ट्राई कैच के अंदर हम एक्सेप्शन एज ई करेंगे और हमारा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भेजने का स्टाइल होगा एरर के केस में, मैसेज में मैसेज चला जाएगा, स्टेटस एरर होगा और डाटा नन होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होगा ऑलवेज, क्योंकि एरर आया ना, तो एरर के आने में क्या एरर आया उसका मैसेज में आ जाएगा एरर मैसेज, और डाटा के अंदर हमारा नन चला जाएगा, क्योंकि डाटा तो जा नहीं सकता, एरर आया है चूंकि। अब अगर नहीं आता तो फिर हम स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स को ही भेजेंगे, ठीक है। और उसमें क्या हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हम कोड रिटर्न कर दें जिसके अंदर हमारे पास स्टेटस जो है वो सक्सेस होगा, साथ में कोई ना कोई डाटा होगा। अच्छा, अब ये डाटा वो होगा जो हमें फ्रंट एंड से रिसीव होगा, लेकिन हमने इसको क्यूरी या पाथ पैरामीटर में रिसीव नहीं करना, बॉडी पैरामीटर में रिसीव करना है। अब बॉडी पैरामीटर का डाटा हम पोस्टमैन में कैसे पास कर सकते हैं? यहाँ पे देखो ये बॉडी का वर्ड लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टाइप की बॉडी पैरामीटर पास करने का स्टाइल है। इसमें से मैं रा यूज करूंगा और यहां से टेक्स्ट यूज करूंगा। तो अब जेसन फॉर्मेट में यहां से मैं बॉडी पैरामीटर भेज सकता हूं, किसको?
बैकएंड को। अब ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि मैं किसी भी तरह से इसको पास कर सकता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ से भेज दूँ अपना नेम जेसन के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ से आईडी भेज दूँ, एज सेंड कर दूँ, उसके बाद जो है और भी जितना भी डाटा आपने सेंड करना है, एक फॉर्म से आपसे जो भी फॉर्म में से डाटा आप रिसीव करते हैं वो सारा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने 3 डिफाइन किए, चलो एक और डिफाइन कर लेते हैं। हो सकता है उसका नाम हम क्या रख दें, एड्रेस या ईमेल रख दें। ईमेल के अंदर हम जो है वो कोई भी माई ईमेल जो है वो भेज दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा नेम आईडी एज ईमेल हमने सेंड कर दी और ये डाटा सारा कहाँ से जाएगा, फ्रंट एंड से बैक एंड को। अब यहाँ पे जेसन जा रहा है ना, तो जेसन में मेरे पास अब कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं चाहे इसको 50 इनपुट भेज दूँ, 100 इनपुट भेज दूँ। और दूसरा इसमें एक और भी फायदा है कि हम ये जो डाटा भेज रहे हैं, इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, इसमें ना कोई पाथ पैरामीटर जा रहा है, ना ही यूआरएल में कोई भी डाटा नहीं जा रहा। अब ये बॉडी में जा रहा है। अब बॉडी में खूबसूरती ये होती है कि जो बॉडी पैरामीटर होता है ना, ये इनक्रिप्टेड होता है, यानी रिक्वेस्ट के साथ जो डाटा जाता है ना वो इनक्रिप्टेड होके जाता है। हैकर अगर हैक भी कर ले तो उसको असल शेप में डाटा नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मैंने लिखी है। तो ये काफ़ी सिक्योर तरीकाकार समझा जाता है डाटा सेंड करने के लिए फ्रंट एंड से बैक एंड। अच्छा, ये तकरीबन वही स्टैंडर्ड है जो हम बैक एंड हमें फ्रंट एंड को डाटा दे रहे हैं, तो ज़्यादातर हम यही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। लेकिन हम क्यूरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर भी यूज़ करते हैं पर फॉर स्पेशल केसेस, जहाँ पे हमने कोई यूज़र को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट के अंदर हम बॉडी पैरामीटर भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम यूज़र आईडी पाथ पैरामीटर में भेज दें। समझ रहे हैं, कोई चीज़ सर्च करनी है तो सर्च जो यूज़र ने किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम क्यूरी के अंदर सर्च कर, यूज़र ये क्वेश्चन कर रहा है तो वो क्यूरी पैरामीटर में भेज दें। लेकिन अगर कोई प्राइवेट डाटा, कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है या कुछ भी इस तरह की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो हम फिर किस में भेजेंगे, बॉडी पैरामीटर के अंदर। तो बॉडी पैरामीटर में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने भेज दी। अब ये रिसीव कैसे होगी, अभी ये रिसीव नहीं होगी। ये रिसीव करने के लिए अभी तो शायद मैंने फाइल भी सेव की है, यानी कि अभी ये रिसीव नहीं होगी। रिसीव होने की रीज़न क्या है कि रिसीव करने के लिए हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के लिए उसने हमें एक तरीकाकार दिया है, वो ये है कि हमें एक समझो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी टाइप इंस्टॉल करनी पड़ती है, पाइडेंटिक। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर आ जाती है। इसकी मदद से हम एक टाइप्स डिफाइन करेंगे कि हम जो फ्रंट एंड से डाटा लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। यानी वो जो ये जो जेसन हम यहाँ से भेज रहे हैं ना पोस्टमैन से, ये जेसन, इसमें कितनी कीज होंगी और उनकी टाइप्स क्या होंगी ये डिफाइन करना है, और इसको हम बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं, मॉडल। और मॉडल डिफाइन करने के लिए हमें पाइडेंटिक से बेस मॉडल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं ये बेस मॉडल को इंपोर्ट कर लूंगा कोड के अंदर। तो यहां पे आएंगे हम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। चलो हम फास्ट एपीआई के बाद कर लें क्योंकि फास्ट एपीआई पहले यूज होनी है। अच्छा, पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अच्छा, बेस मॉडल को यूज कैसे करना है, आपने एक क्लास बनानी है जो भी डाटा आप रिसीव करना चाह रहे हैं, सही है, और उस क्लास को इनहेरेंट करना है बेस मॉडल से, और उसके अंदर आप अपनी कीज डिफाइन करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास पर्सन या स्टूडेंट हो सकती है, पर्सन कर लें क्योंकि हम डाटा इस तरह का रिसीव कर रहे हैं, और इसको इनहेरिट कहाँ से करना है, बेस मॉडल से। इनहेरिटेंस करने के लिए पाइथन में क्या करना पड़ता है कि हमें उस क्लास को एज एन, यानी जब क्लास बना रहे हैं तो उसको एज एन पैरेंथेसिस के अंदर उसका नाम लिखना होता है। तो इसका मतलब है कि ये क्लास बेस मॉडल को इनहेरेंट कर रही है। उसका मतलब क्या है कि बेस मॉडल में जो कुछ भी है अब वो इस क्लास पर्सन का भी हिस्सा है। समझ रहे, यानी बेस अगर कोई क्लास मैंने पर्सन बनाई है और एक क्लास में आगे स्टूडेंट बनाता हूं, तो अज्यूम करें कि ये कैसे इनहेरिटेंस चलती है। मैंने क्लास पर्सन बनाई है, अब क्लास में एक यूजर बना लेता हूं, ठीक है।
तो इस पर्सन की क्लास को मैं यहां पे पास कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि पर्सन में जितनी चीजें हैं, चलो इसमें मैं ईमेल लिख देता हूं। अब इस यूजर चाइल्ड में कितनी टोटल कीज होंगी, कौन कौन सी? 3 पेरेंट की और 1 उसकी अपनी। इसका मतलब यह कि पेरेंट के अंदर जो कुछ भी है वो चाइल्ड का हिस्सा ऐसा होता है ना, कि चाइल्ड का जो भी पेरेंट के पास है वो एक्चुअली चाइल्ड का होता है, तो वो चाइल्ड के का भी उस पे उसको इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, बेस मॉडल से इसको इनहेरेंट किया। बेस मॉडल हमें कहाँ से मिला? पाइडेंटिक से। तो फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, क्लास पर्सन इनहेरेंट बेस मॉडल, और उसके अंदर हमने 3 चीजें लिख ली, आईडी, नेम और एज। लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा चीजें हैं, वो कौन सी है एक्स्ट्रा? ईमेल, नेम, आईडी, एज और साथ में ईमेल। एज के बाद सॉरी यहाँ से उसके बाद हम ईमेल डिफाइन करेंगे और वो हम उसको कह देंगे कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो आईडी और एज क्या आएगी? इंटीजर। नेम और ईमेल क्या होंगे? स्ट्रिंग। तो अब हमने डाटा यहाँ पे डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वो कह रहा है कि जहां पे आपने जिस भी राउट में ये वाला जेसन रिसीव करना है, जिसके अंदर 4 कीज होंगी, नेम, आईडी, एज और ईमेल, तो वहां पे आपने क्या करना है, एक फंक्शन यानी उस राउट के फंक्शन के पैरामीटर के अंदर उसका जो भी आपने रिसीव करना है उसका नाम और साथ में उसकी क्लास का नाम। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे यूजर के अंदर, तो हमने यूजर की इंफॉर्मेशन या पर्सन की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम उसका वेरिएबल क्या बना लेंगे? पर्सन, और कॉलन साथ में क्लास कौन सी हो जाएगी? पर्सन। ये दोनों सेम होना जरूरी नहीं, आप यहाँ पे ABC लग दें, डजंट मैटर, लेकिन उसको इनहेरेंट हो रहा है पर्सन से। अब अगर उसको ऐसा सिनेरियो मिलेगा फास्ट एपीआई को कि उसको आगे कोई क्लास का नाम लिख रहा है और वो क्लास इनहेरेंट हो रही है बेस मॉडल से, तो वो समझेगा कि फ्रंट एंड ने बैक एंड को डाटा देना है बॉडी पैरामीटर में, जिसके अंदर ये वाली सारी कीज होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड है। समझ आइए नहीं? इससे अगर करनी है तो फिर इसमें भी डिफाइन करनी है, वो अभी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें आइडिया होगा। पहला पर्सन वेरिएबल है, पहला पर्सन वेरिएबल है, पहले तो क्लास होगी, ये वेरिएबल है, ये क्लास का नाम है। तो कोलन अगर आप देख रहे तो पहले भी जब हम आईडी डिफाइन कर रहे थे तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे थे? उसकी टाइप, जैसे इंट डिफाइन कर रहे थे। अब इसी तरह हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया पर्सन, और यहाँ पे उसकी टाइप क्या डिफाइन की है? पर्सन। और पर्सन एक क्लास है, और क्लास में क्या है? 4 कीज डिफाइन है, और वो बेस मॉडल से क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो फास्ट एपीआई को समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है, ये बॉडी पैरामीटर आएगा और उसमें ये 4 कीज होनी चाहिए। तो मैंने सर्वर जो है वो रिस्टार्ट कर दिया है, और ये जो भी पर्सन मेरे पास आ रहा है वो मैं डाटा के अंदर ऐसे ही रिटर्न कर देता हूं। क्या ख्याल है? जो भी मेरे पास पर्सन का ऑब्जेक्ट आया उसको मैंने साथ ही रिटर्न कर दिया डाटा के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये चलता है नहीं चलता। अगर नहीं चलता तो उसके एरर फिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने हिट किया तो स्टेटस आया सक्सेस, और वही डाटा मुझे रिस्पॉन्स के अंदर आ गया जो डाटा मैंने इनपुट में दिया। अब अगर मैं कोई इसमें से डाटा को चेंज करता, जैसे आईडी हमने इंटीजर भेजनी है तो इसको मैं यहां पे स्ट्रिंग भेज देता हूं, तो अब इसको क्या करना चाहिए? एरर देना चाहिए। क्या एरर आएगा? वही इंट पार्सिंग। वो कह रहा है कि बॉडी के अंदर मुझे आईडी को मैं पार्स नहीं कर पा रहा, ये शुड बी वैलिड इंटीजर। बात समझ आई? ये वैलिड इंटीजर होना चाहिए, आपने वैलिड इंटीजर पास नहीं किया, तो उस चीज को हमने फिक्स करना है। तो इसका मतलब है कि हमें यहां पे पास कर लिया, यहां पे वैलिड इंटीजर पास करना है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहां से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं जैसे एड्रेस, जो कि उस बेस मॉडल में नहीं है, तो अब क्या होगा कि अब रिस्पॉन्स के अंदर वो वाली चीज नहीं आएगी जो एक्स्ट्रा हमने डाली है। मतलब वो उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसको गया है उसको, लेकिन उसने उसको कैच नहीं। कैच करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
बेस मॉडल में उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बेस मॉडल है हमारा पर्सन, तो बेस मॉडल पर्सन इनहेरेंट कर रहा है बेस मॉडल को, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और एड्रेस भी ऐड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा और उसकी हम उसको कहेंगे ये एक स्ट्रिंग है। तो अब सेम की से डाटा मेरे पास आएगा तो मैं उसको रिसीव, अब मुझे डाटा आ रहा है। अगर हम नहीं लिखेंगे मॉडल के अंदर, यानी क्लास जो डिफाइन कर रहे हैं जो बेस मॉडल को इनहेरेंट कर रही है, फिर वो डाटा को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। सही है। तो तीन चीजें आज हमने पढ़ ली हैं, एक पाथ पैरामीटर, क्यूरी पैरामीटर और बॉडी पैरामीटर। पाथ पैरामीटर कैसे पास करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश पाथ की मदद से, और क्यूरी पैरामीटर और बॉडी पैरामीटर, बॉडी के अंदर जेसन फॉर्मेट में डाटा देना है और रिसीव करने के लिए आपको बेस मॉडल से इनहेरेंट करके एक पाइडेंटिक की क्लास बनाना जरूरी है। बेस मॉडल पाइडेंटिक से इंपोर्ट करके एक क्लास बनाना जरूरी है जो इनहेरेंट करे बेस मॉडल को, और वो हमने पास करनी है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि क्या हम सारी चीजें इकट्ठी यूज कर सकते हैं या नहीं। पाथ पैरामीटर भी, बॉडी पैरामीटर भी और क्यूरी पैरामीटर भी। तो अगर कर सकते हैं तो कैसे करें, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं? नहीं, यूआरएल तो यही है, फॉरवर्ड स्लैश यूजर पोस्ट। इसी में हम क्यूरी भी पास करना चाह रहे हैं, इसमें हम बॉडी भी पास करना चाह रहे हैं, इसमें हम पाथ पैरामीटर भी पास करना चाह रहे हैं। तो कैसे करें? देखो, अब यहाँ यूजर है तो इसके साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मे बी आईडी, तो उसके लिए मुझे क्या पास करना पड़ता है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस वो। अब ये पर्सन तो यहीं पे है, साथ में इसके मैं शुरू में क्या लिख दूं, आईडी, और साथ में उसको कह दूं ये इंटीजर होगा। तो अब ये वाली वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए ना। तो अगर हम इसी को स्टेटस के साथ, या इसको हम डाटा में भेजना चाहिए ना जो भी रिस्पॉन्स है, ताकि मैं आदत ही ऐसी बनाए ना जो करना है। अगर शुरू में भेज देंगे इशू है, तो इसको हम बना लेते हैं, इसमें डाल डिक्शनरी मजीद, उसमें पर्सन को अलहदा कर देते हैं और साथ में आईडी डाल देते हैं। अब आईडी में आईडी जाएगी और पर्सन में पर्सन जाएगा। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? अब इसको कैसे पता लगेगा कि ये पाथ पैरामीटर है और ये बॉडी पैरामीटर है? पाथ वाला तो उसको पता लग रहा है, क्योंकि आईडी ऊपर लिखी है तो आईडी नीचे लिखी है, तो उसको समझ आ रही है कि ये क्या है, पाथ पैरामीटर है। और ये ऊपर क्लास बनी हुई है, तो उसको पता लग रहा है कि अगर ये बेस मॉडल से इनहेरेंट हो रही है क्लास, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉडी पैरामीटर है। मतलब बॉडी पैरामीटर को उसको जानने का एक ही तरीका है कि अगर आपके वेरिएबल के आगे जो आपने टाइप दी है वो कोई क्लास है और वो क्लास किसी बेस मॉडल से इनहेरेंट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वो बॉडी पैरामीटर है। तो इसके अलावा उसको और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सही है। अब अगर हम हिट करते हैं तो नहीं चलेगा, क्यों? हमने यूआरएल में आईडी पास नहीं की। अब यूआरएल में मैंने आईडी 23 पास की तो चल गया, आईडी में आईडी आया, पर्सन में वो इंफॉर्मेशन आई जो बॉडी पैरामीटर में पास की थी, ऑल सेट हो गया। अब क्यूरी पैरामीटर भी मिक्स करना है, वो कैसे करें? इसके बाद वहां से तो लगा देंगे, यहां कैसे रिसीव करें? यहां पे लिख दें क्यूरी या क्यों और साथ में, लेकिन अब कैसे उसको पता लगेगा कि ये बॉडी पैरामीटर है, ये क्यूरी पैरामीटर है और ये इंटीजर पैरामीटर है? नहीं, इधर इस फंक्शन के पैरामीटर में इसको कैसे समझ आएगी तीनों चीजों की? देखो, अगर तो ऊपर कोई चीज है और सेम आईडी ही नीचे है, तो वो उसको कंसीडर करेगा क्या,
और अगर उसके अलावा कोई चीज है जो पाथ में डिफाइन नहीं है और वो बॉडी पैरामीटर भी नहीं है, बॉडी पैरामीटर कैसे पता लगता है? क्लास नहीं आपने डिफाइन की उसकी, तो उसको वो क्या समझेगा? क्यूरी पैरामीटर। नहीं समझा कि अगर तो तीन चीजें हैं ना बस, पाथ पैरामीटर, बॉडी पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर। अगर तो आपने डिफाइन किया पाथ के अंदर और वही की आपने नीचे भी यूज किया तो वो मैच कर लेगा, वो समझेगा ये क्या है, पाथ पैरामीटर। उसके अलावा दो चीजें रह गई, क्यूरी और बॉडी। बॉडी का तो बहुत क्लियर है, वो क्या है कि अगर आपने टाइप डिफाइन की है कोई क्लास और क्लास इनहेरेंट कर रही है बेस मॉडल से, तो आप उसको क्या समझेगा? बॉडी पैरामीटर। और उसके अलावा जो भी चीज होगी वो उसको क्या समझेगा? क्यूरी पैरामीटर। समझ आई? तो उसको भी हम यहां से रिटर्न कर देते हैं। ऑल सेट। तो तीनों को हमने मिक्स करके आपस में चला दिए। अब तीनों में कोई भी इशू फायदा तो कुछ नहीं है, मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटीज दे रहा हूं ना एज अ बैक एंड डेवलपर। अगर फ्रंट एंड वाला डिमांड करता है कि ये डाटा मैंने क्यूरी में पास करना है, सेम डाटा ये मैंने बॉडी में पास करना है, ये पाथ में पास करना है और एट द सेम टाइम करना है, तो आपके पास कोई तो कंट्रोल होना चाहिए ना। क्या ख्याल है? तो डेवलपर के हाथ खुले होने चाहिए कि कुछ भी वो कोड कर सके। देखो ये बेसिस ऑफ द नीड्स कुछ भी करना पड़ सकता है उन डिमांड्स कि कुछ भी ऐसी कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जिसमें आपको तीनों यूज कर। नॉर्मली बहुत कम पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम हर पाथ में आपको तीनों ही यूज करने हैं। ज्यादातर हमारा बॉडी पैरामीटर से काम लेना देना होगा क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन बाकी तरीके भी अक्सर फिर चलेंगे, बट डिपेंड्स ऑन दी सिनेरियोस। एक्चुअली इसमें ज्यादा आता है स्टैंडर्ड्स। नॉर्मली आप सब कुछ बॉडी पैरामीटर में भी मंगवा सकते हो, सब कुछ पाथ में भी मंगवा सकते हो, सब कुछ क्यूरी में भी पास कर सकते हो। यहाँ पे पता लगता है क्वालिटी डेवलपर की निशानी। देखो हर चीज को बनाने का कोई रीजन है, समझ रहे हो? अगर कोई चीज क्यूरी पैरामीटर के लिए बनाई गई है और उसको क्यूरी पे पास नहीं क्यों कर रहा है, आपने कोड लिखा है वो क्यूरी को भी आप ले रहे हो बॉडी के अंदर, तो आपको लोग कैसा डेवलपर समझेंगे? कोई अच्छा डेवलपर नहीं काम तो काम चलाओ काम हो जाएगा, लेकिन वो काम अच्छा नहीं होगा, एफिशिएंट। अभी लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि एक बैकएंड डेवलपर से मैं काम कर रहा था, उसने क्या किया, अब हम यहां से चूज करते हैं ना HTTP मेथड पोस्ट है, वो क्या कह रहा है कि मुझे ना बॉडी के अंदर तुम पास करो, यानी फ्रंट एंड से बॉडी को अंदर जाके पास करो HTTP मेथड। उसमें भी कह रहा है पास करो मुझे, तुम पोस्ट है या क्या है। तो अब इसकी क्या चुक बन रही है? मतलब उसने काम तो चला लिया जाए, उसकी कोई रीजन होगी, लेकिन इसका कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना ये। मतलब एक चीज स्टैंडर्ड है उसको नहीं वो यूज कर रहा, यानी जो हमें राउट में आ रहा है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा। उसने क्या किया, वो कह रहा है कि मुझे बीच में भेजो। ऐसा वो क्यों कर रहा था? अब वो राउटिंग का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहा कि मल्टीपल राउट बनाओ, यानी पोस्ट का गेट का चीजें, उसने एक ही राउट बना लिया, उसी में कह रहा है मुझे इसके अंदर ही भेजो आप, यानी वो राउट नहीं कॉपी पेस्ट कर रहा। यानी एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है, अगर उसने गेट बनानी है तो उसको राउट एक नया बनाना चाहिए ना, गेट रिक्वेस्ट। वो राउट पोस्ट ही है, यानी राउट अभी मेरा क्या है पोस्ट, लेकिन उसमें वो कह रहा है ऐसे गेट भेजो। अब ये वही बात है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उसको मैं कैसा डेवलपर समझूंगा? उसको मैं समझूंगा कि उसको कुछ नहीं आता, वो जुगाड़ी है वो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं कर रहा। यानी एक चीज बाय डिफॉल्ट होती है, एग्जिस्ट करती है, वो उसको भी कह रहा है कि पोस्ट के अंदर HTTP मेथड भेजो और साथ में गेट भेजो। तो अब उसके ऊपर हंस ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अब पुट भेजना है वो भी अंदर, यानी HTTP एक तो मैं यहां से चूज करूं और फिर उसके अंदर भी भेजूं, तो वो अच्छा तरीका नहीं होता। तो इसलिए आपको, यानी अभी तो मैंने बताया कि पाथ पैरामीटर ये होता है, क्यूरी हो सकता है हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे कहीं पे मैं क्यूरी यूज करूंगा, यानी कोई मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, इवन आप अगर लॉजिक समझ रहे हो ना, सारा काम पोस्ट रिक्वेस्ट से भी हो सकता है, सारा काम गेट रिक्वेस्ट से भी हो सकता है, सारा काम एक ही रिक्वेस्ट से सारे काम हो सकते हैं या नहीं। लाइक मैंने कोई डाटा डिलीट करना है तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊं, उसमें डाटा डिलीट कर दूं, नहीं कर सकता।
देखो ना, अब ये यहाँ पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने कोड लिखना है, यहाँ पे मैं डिलीट वाला कोड लिख दूं, लिख सकता हूँ या नहीं? लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा, कोई डेवलपर कोड पढ़ेगा, वो मुझे क्या समझेगा? ये जुगाड़ी आदमी है, इसको स्किल नहीं है, स्किल्ड डेवलपर नहीं है, अच्छा डेवलपर नहीं है। क्यों? एक चीज बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है कि आपने उसका HTTP मेथड क्या रखना है, डिलीट रखना है। अगर कुछ चीज डिलीट करनी है, उसको भी हम किस तरह बना रहे हैं? पोस्ट के अंदर एक ही तरीके, उसने एक पोस्ट मेथड पढ़ा है, उसी से सारे काम करी जा रहा है, तो वो अच्छा डेवलपर नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड भी पता होने चाहिए कि एक चीज अगर आपने पढ़ी है, इसका मतलब है कि उसकी कोई रीजन होगी, कोई एमए नहीं उसको बना दिया किसी ने कि ठीक है क्यों पाथ पैरामीटर होता है, क्यूरी पैरामीटर होता है, बॉडी मतलब उसकी कोई रीजन है कि कब किसको क्या यूज करना है, डिलीट मेथड कब यूज करना है, क्यूरी पैरामीटर कब यूज करना है, बॉडी पैरामीटर, हर यूज करने का तरीका है। और यही हमारा एक्सपीरियंस कहलाता है कि अगर मैं और रिस्पॉन्स कैसे भेज रहा हूँ, किस चीज़ को कैसे यूज कर रहा हूँ, एक चीज़ को ऐसे होना चाहिए, मैं वैसा नहीं कर रहा, तो वो फिर वो ही मुझे स्किल्ड डेवलपर या क्वालिटी डेवलपर चीज़ें बनाएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे कंसेप्ट आते हो, और सब कंसेप्ट मतलब आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं होना कि आपको एक चीज़ पता है तो आप उसी में खेलें सारा, आपने अपने आप को खोलना है ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से चलाना है। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कब क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा कोड कहाँ पे लगा रहे हो। क्लास के अंदर ज़्यादा है तो वो आगे भेज के देखा तो था नहीं, क्लास में अभी 4 हैं, 5 है ना, तो हम अगर एक कम भेजेंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। कौन सा? वो कहेगा ये रिक्वायर्ड है भेजो, वो आगे आ रहा है ना एरर के बॉडी के, तो वो भेजा था हमने, एक भेजा नहीं था, तो वो एरर आ गया था कि ये चीज़ जो है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अब हमने क्यूरी पैरामीटर नहीं भेजा तो वो क्या कह रहा है? क्यूरी का पैरामीटर भेजना जरूरी है। इसी तरह अगर हम बॉडी नहीं भेजेंगे तो वो कहेगा कि बॉडी का जैसे मैं ईमेल नहीं भेजता, वो मुझे क्या कहेगा? ईमेल भेजना, एक तो ईमेल नहीं आई, वो कह रहा है बॉडी के अंदर उसका एरर है, और दूसरा क्यूरी का। तो क्यूरी पास करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसका नाम हमने क्या रखा है? क्यूरी इक्वल टू क्यूरी। ठीक है, और ये वो वाला एरर खत्म हो जाएगा। अब एक एरर रह गया, कौन सा? ईमेल वाला। तो अगर मैं ईमेल भी भेज दूं तो मेरा रिस्पॉन्स जो है वो क्यूरी में क्यूरी आ रहा है, आईडी पाथ में पाथ आ रहा है, और बाकी रिस्पॉन्स भी आ रहा है। नहीं, रिस्पॉन्स में रिटर्न करने का मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं कि फ्रंट एंड से मुझे ये डाटा रिक्वायर्ड है। अगर फ्रंट एंड वो डाटा नहीं दे रहा तो एरर आएगा, रिस्पॉन्स का मतलब नहीं है। देखो, आप कुछ भी रिस्पॉन्स ना करें, आप नल कर दें, यहां से आपने रिटर्न कर दें एम्प्टी, रिटर्न एम्प्टी कर दिए ना। लेकिन अगर अभी भी आप कोई चीज़ मिस करके भेजोगे, सॉरी सेव नहीं किया, अभी भी आप कोई चीज़ मिस करके भेजोगे तो वो उसको एरर देगा। अभी एम्प्टी आ रहा है ना, लेकिन अगर मैं इसकी ईमेल उड़ा दूंगा यहाँ से तो वो एरर देगा, क्योंकि उसने जो इनपुट डाटा आ रहा है उसको वैलिडेट करना है। अगर वो डाटा ठीक नहीं आ रहा है, उसको इंश्योर करना है कि वो ठीक है। समझ रहे? हाँ, वो उसी की तरफ आ रहा था मैं कि अगर हमने ऐसा करना है कि कोई चीज़ नहीं आ रही, उसको ऑप्शनल करना है, तो हमारे पास तरीका है कि हम उसको ऑप्शनल मार्क कर सकें। या जैसे आईडी है या क्यूरी है, इसको अगर हम ऑप्शनल मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी क्यूरी पास कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो कंसीडर कर लेगा कि ये क्यूरी नहीं आ रही तो आप इसमें वैल्यू भेज दें। लेकिन उसका एक तरीका है, उसका प्रॉपर सिंटैक्स है जो हम फॉलो करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में नेक्स्ट वही आ रहा था, वैलिडेशन वाला। पाथ एंड क्यूरी पैरामीटर वैलिडेशन, अभी हर चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर हमने कुछ ऑप्शनल करना है तो हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब हम यूजर को चॉइस देना चाह रहे हैं कि भाई तुम डाटा दे दो तो ठीक है, अगर नहीं देना तो
समटाइम देखो हम क्यूरी पैरामीटर यूज करें सर्चिंग के मकसद के लिए, तो अगर यूजर ने कुछ भी सर्च नहीं किया, उसने वैसे रिक्वेस्ट भेज दी, तो एरर नहीं आना चाहिए ना। तो उसको ऑप्शनल मार्क कैसे करना है? ऑप्शनल मार्क करने का तरीका ये है कि हम लिखते हैं ऑप्शनल ऑप्शनल और साथ में उसके अंदर टाइप डिफाइन करते हैं, और अगर नहीं आ रहा तो डिफॉल्ट में नन होगा। तो ये वाला कोड हमें एक्चुअली चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे क्यूरी के चक्कर में कि वैल्यू आएगी स्ट्रिंग, अगर नहीं आता तो ऑप्शनल मार्क होगा। और ये ऑप्शनल हमें कहां से मिलेगा? पाइडेंटिक से। क्या कह रहा है? अच्छा, इसको पहले लिखना है, वो कह रहा है जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है ना वो एंड पे डिफाइन करना जरूरी है। यानी अगर आपने कोई चीज ऑप्शनल रखनी है ना, वो सारे कहां पे आएंगे? एंड पे। उसकी रीजन क्या है? अगर आप नहीं पास करोगे तो उसको कैसे समझ आएगा कि पहले में क्या भेजना है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या? इसलिए ऑप्शनल कहां पे आएंगे? एंड पे आएंगे। अब मैंने क्यूरी पैरामीटर को क्या कह दिया कि ये ऑप्शनल है। और ऑप्शनल का मतलब क्या? या ये स्ट्रिंग होगी या फिर ये नन होगा, ऑप्शनल होगा। तो अब अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो अभी तो ये चल रही है, नहीं चल रही, सर्वर डाउन। ओहो, वो टाइपिंग से आता है ना शायद ऑप्शनल, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल। तो अब ईमेल पास करना जरूरी है क्योंकि ईमेल में हमें ऑप्शनल कंसीडर नहीं किया। अब हिट करेंगे तो क्यूरी में आ रहा है। अब अगर मैं क्यूरी पास नहीं करता, मैंने क्यूरी खत्म कर दी, चलेगा फिर भी या एरर आएगा? चलना चाहिए। और क्यूरी में क्या आ जाएगा? नल। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑप्शनल बता दिया है कि अगर आएगा या ऑप्शनल है या होगा। तो अब अगर मुझे ईमेल को ऑप्शनल करना है तो कैसे करूं? ऑप्शनल स्ट्रिंग इक्वल टू नन। एड्रेस को ऑप्शनल करना है, स्ट्रिंग नन। यानी अब ऑप्शनल के अंदर ये लिस्ट पास करते हैं, उसमें मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, साथ में नन इक्वल टू नन, ऑप्शनल हो गया। सही है। तो जिस भी पैरामीटर को आपने ऑप्शनल करना है वो आप कर सकते हैं। अब बॉडी पैरामीटर में अगर आप ये दो चीजें नहीं भी पास करेंगे फिर भी वो चलता रहेगा, क्योंकि हमने उसको क्या कह दिया? ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं। अच्छा, अब एक कुछ स्पेशल कंडीशन हमें लगानी है। जैसे हम कहते हैं यार कि अभी एक चीज तो चेक हो रही है कि आईडी जो है ना वो इंटीजर होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो एरर आता है। लेकिन अगर हम कहेंगे यार आईडी जो है ना वो 100 से बड़ी होनी चाहिए, अब ये वाली कंडीशन तो नहीं प्रोवाइड हो रही ना मुझे। देखो ये चेक तो लगा हुआ है कि आईडी अगर बिल्कुल ही नहीं है तो रिक्वायर्ड हो, लेकिन अगर है और वो 50 से ज्यादा होनी चाहिए या 100 से ज्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन तो हम नहीं लगा रहे। तो ऐसा करने के लिए फिर पाइथन में हमने इफ कंडीशन पढ़ी थी, हम उसकी तरफ जाएंगे। उसमें क्या होता है कि इफ अगर क्या हो, आईडी जो है वो या लेस देन कर दें, लेस देन अगर 100 है तो हम रिटर्न भेज दें, रेज कर दें वैल्यू एरर आईडी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100। ये रेज होता है अगर हम ट्राई कैच यूज कर रहे हो ना तो बाय फोर्स, अगर आप अटेंशनली किसी चीज को एरर कंसीडर कराना चाहते हैं तो आप उसको वैल्यू को एरर रेज कर देंगे, वो कह रहा है आईडी शुड बी ग्रेटर देन 100। अब ये वैलिडेशन है मैनुअल वैलिडेशन, यानी ये डेवलपर खुद लगा है। एक ये डाटा की वैलिडेशन है
कि डाटा आ रहा है, वो रिक्वायर्ड है, वो पहुंच रहा है, ठीक है, उसकी टाइप भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू ठीक है या नहीं। यानी अगर पासवर्ड है तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो नहीं आई तो एरर है। अगर नेम है तो मैं कहता हूँ उसमें नेम में इतने करैक्टर होने चाहिए, अगर नहीं आए तो एरर है। तो उस तरह की वैलिडेशन फिर मैं खुद से यहाँ पे मैनेज करता हूँ। जैसे आईडी कार्ड है उसमें इतने होने चाहिए, फ़ोन नंबर है उसमें इतने डिजिट होने चाहिए। अब वो वाली वैलिडेशन तो नहीं आएगी ना, वो वैलिडेशन मुझे खुद से लगानी पड़ेगी इफ़ कंडीशंस लगा के। तो अगर मैं अभी इसको हिट करता हूँ तो अभी ये मुझे, क्योंकि नंबर जो है वो 100 से बड़ा है, अगर मैं इसको 23 करता हूँ तो क्या होगा, ये सेव नहीं किया, एरर आए। स्टेटस क्या है, एरर डाटा क्या है, नल, डाटा नल ही आना चाहिए ना अगर एरर आ रहा है। और मैसेज क्या है, आईडी शुड बी ग्रेटर देन 100। समझ आ गए। इस तरह आप बाकी ईमेल की वैलिडेशन भी चेक कर लेंगे, इस तरह आप नेम की, बाकी चीज़ों की वैलिडेशन। और अगर कोई भी एरर आता है तो उसमें आप रेज वैल्यू एरर और उसमें आप चीज़ें डाल दें, वो खुद ही फिर आप, अगर आप ये करते हैं ना, उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको बार बार रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये किस में चला जाएगा, ये इसमें एक्सेप्शन में चला जाएगा, और एक्सेप्शन खुद ही ये रिटर्न, एक्सेप्शन में एक रिटर्न लगा हुआ है, उसी से सारी चीज़ें चलेंगी। समझ रहे। वो भी इसी तरह ही होगा। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आपको एक मैं स्ट्रिंग दूँ, आपको कहूँगा इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये तो अब आपने चेक करनी। आप चेक करके अगर उस पर नहीं फॉलो हो रहा रूल तो आप उसको ये करते हैं, रेज वैल्यू आर और वो एरर भेज दें। सही है। तो ये आज हम इतना ही करेंगे ताकि क्या आगे बढ़े, होता है ना। तो 3 चीज़ें हमने की हैं, कौन कौन सी, तो ये चीज़ों पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके एक फॉर्म बनाना है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म। यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म में काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, वो आपने बनाना है। आपकी वो असाइनमेंट है नेक्स्ट वीक के लिए कि आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म के लिए API बनानी है, API जिसके अंदर आपने सारी वैलिडेशन चेक करनी है। कुछ चीज़ें आपने बॉडी पैरामीटर में लेनी है, कुछ पाथ में लेनी है और कुछ क्यूरी में लेनी है। और जो भी आएंगी इन्फॉर्मेशन, जैसे नेम है उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि नेम फर्स्ट और लास्ट नेम लाजमी हो, उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि पासवर्ड है वो इतने डिजिट का होना चाहिए, उसमें ईमेल है वो करेक्ट होनी चाहिए और जीमेल की होनी चाहिए, और कोई ईमेल यूज़ नहीं कर सकते उसमें। इस तरह की आपने सारी वैलिडेशन जो है वो पुट करनी है। सही। तो वो चीज़ आपने बनानी है ताकि आप उस चीज़ को स्टडी कर सकें। अच्छा, उसको मैं एज एन असाइनमेंट भी यहाँ पे फोल्डर में डाल दूँगा। सही है। एक असाइनमेंट्स का भी फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर मैं डाल हैं। फ्रंट एंड नहीं बनाना, सिर्फ पोस्टमैन से डाटा भेजेंगे। अगर गलत डाटा है तो आपने यहाँ पे, जैसे मैंने ये किया है ना काम, इस तरह आपने वैल्यू को अंदर रेज करने हैं एरर्स। समझ रहे हैं। फ्रंट एंड नहीं बनाना, डाटा पोस्टमैन से भेजना है, लेकिन गलत भेजोगे तो एरर आना चाहिए। जैसे मेरे पास अभी एरर आ रहा है ना, ये एरर क्या आ रहा है, आईडी शुड बी, इस तरह आपको एरर आने चाहिए कि अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, इस तरह से आपको एरर आना चाहिए। अगर सही है डाटा तो फिर API कहे कि सब कुछ ठीक है और वही रिस्पॉन्स भेज दे। अगर गलत है, कोई भी कंडीशन के मुताबिक, कंस्ट्रेंट के मुताबिक नहीं है, तो उसको वापस भेज दें। सही। तो ये चीज़ है। और रिपोजिटरी के अंदर आपकी मैंने असाइनमेंट करके डाल दी है, उसी रिपोजिटरी के अंदर एंड पे ना, उसमें मैं ये असाइनमेंट डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको वैलिडेट कर दें, और सबमिट करने का लिंक भी उसी के अंदर डाल दूंगा। उसी में आप सबमिट भी करेंगे और साथ में उसको कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है। ऑल सेट। अब आपसे पढ़ लें।